आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर मानव बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट। तो देखते हैं मानव बस्ती क्या है। तो बस्ती मनुष्य के आवासों के उस संगठन निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा अपने आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि मानव बस्ती क्या है, तो जो मानव रहते हैं वहाँ पे उनके आवास को और गलियों को, आने जाने वाले जो गलियों हैं उनको मानव बस्ती के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मानव जिस स्थान पर कुशलतापूर्वक खड़ा रहकर अपना जीवन यापन करते हैं वह मानव बस्ती कहलाता है। वह स्थान जहाँ साधारणतः अस्थायी रूप से बसा हुआ हो वह भी मानव बस्ती कहलाता है, जैसे ग्राम, नगर, शहर आदि। यह तीनों में कोई भी आप लिख सकते हैं, आंसर तीनों सही है। आगे है मानव बस्ती को दो भागों में बांटा जाता है। पहला ग्रामीण बस्ती और दूसरा नगरीय या शहरी बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती जो होती है वहाँ 75% जो जनसंख्या होती है वह कृषि कार्य में लगे रहते हैं और 5000 से कम जनसंख्या पाई जाती है तो उसे ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। और शहरी बस्ती या नगरीय बस्ती के लिए 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, यानी कि द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलाप जो है उनमें। और यहाँ पे 5000 से अधिक जनसंख्या पाई जाती हो तब यह नगरीय बस्ती कहलाएगा। अगला टॉपिक है उपनगरीकरण। तो उपनगरीकरण नगर से थोड़ा छोटा होता है। तो उपनगरीकरण एक नई प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे होते हैं। यानी कि जो शहर होता है उससे यह छोटा होता है। शहरों में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाने के कारण वहाँ प्रदूषण अधिक फैलता है और शोरगुल होते रहता है। इसलिए लोग शांति जीवन व्यतीत करने के लिए शहर के किनारे बसते हैं और उसी को उपनगरीकरण कहा जाता है। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहाँ से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थल पर आते जाते हैं। यही उपनगरीकरण कहलाता है। अगला टॉपिक है ग्रामीण बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती मानव के उस अधिवास को कहते हैं जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ी हुई होती है। यानी कि जो जनसंख्या अधिकतर होती है वह कृषि कार्यों में संलग्न होती है। वहाँ के अधिकतर निवासी जो है सो प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। और यहाँ जनसंख्या 5000 से कम पाई जाती है। आगे देखते हैं हम आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्ती का विभाजन। आकृति के अनुसार ग्रामीण बस्ती जो है उसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला संहत बस्तियाँ, दूसरा प्रकीर्ण बस्तियाँ। तो जो संहत बस्तियाँ होती है वह इस प्रकार की बस्तियों में मकान जो है संहत बस्तियों में वह एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं तथा जनसंख्या जो है वह सघन पाई जाती है। यहाँ लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर में 400 जनसंख्या पाया जाता है संहत बस्तियाँ में। एवं इसका विकास नदी घाटी के समतल एवं उपजाऊ मैदानों में होता है। जो संहत बस्तियाँ होती है वह उपजाऊ मैदान में होता है, जो उपजाऊ मैदान नदी घाटी के किनारे पाया जाता है। दूसरा है प्रकीर्ण बस्ती। तो इसमें जो मकान होते हैं वह दूर दूर बनाए जाते हैं और एक दूसरे से खेतों पगडंडी नज़रों से अलग होते हैं। इनका विकास जो सो पर्वतीय, पठारी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिकांश होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग संहत बस्तियाँ तथा प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर। तो संहत बस्ती का पहला पॉइंट है कि संहत बस्तियाँ उपजाऊ मैदानों या नदी घाटियों में पाई जाती हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियाँ जो है वह अधिकतर जो है बस्तियाँ पर्वतीय, उच्च भूमि एवं स्वस्थ तथा आर्द्र शुष्क मरुस्थलों में पाई जाती हैं। संहत बस्तियाँ का दूसरा पॉइंट है मकान जो होते हैं वह एक दूसरे के समीप तथा छोटे होते हैं। यहाँ रहने का स्थान भी कम होता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होता है। और प्रकीर्ण बस्तियाँ जो होती है वहाँ मकान एक दूसरे से दूर बनाए जाते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। जो खेत होते हैं वह दूर दूर में होते हैं। संहत बस्तियाँ का तीसरा पॉइंट है यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है एवं उनके व्यवसाय भी होते हैं।
लेकिन प्रकीर्ण बस्तियों में लोग एक आंख की समान जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि सभी अलग अलग। चौथा पॉइंट है, यहाँ मुख्यतः लोग कृषि से संबंधित होते हैं शहद बस्तियों में, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में विस्तृत खेती, पशुपालन एवं लकड़ी काटना मुख्य व्यवसाय होता है इन लोगों का। अगला टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला जो ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करता है वह जल आपूर्ति है, यानी कि साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदी, झीलों एवं झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती है। कभी कभी जो है सो पानी की आवश्यकता लोगों को असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों तथा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाला कारक है भूमि। तो मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है व उपजाऊ होती है। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी जो है वह उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते हैं, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग जो है नदी घाटियों के लिए निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। तीसरा ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाला कारक है उच्च भूमि क्षेत्र, यानी कि मानव ने अपने निवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट जो है सो लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, यानी कि जो खंभे होते हैं लकड़ी के उसके द्वारा, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सकता है। वो लोग ज़मीन पर नहीं बनाते हैं, कुछ ऊंचाई पर बनाते हैं। चौथा जो ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाला कारक है वह है गृह निर्माण सामग्री, यानी कि भवन बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वह समीप मिले। तो लोगों ने ग्रामीण बस्तियों को बसाने के लिए उन स्थानों को चुना जहां निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध होती थी, जैसे लकड़ी तथा पत्थर आदि। चीन के जो लोयस क्षेत्र है वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे। पांचवा जो ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाला कारक है वह है सुरक्षा। तो राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में जो गांव को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। भारत में अधिकतर दुर्ग उच्च स्थान अथवा पहाड़ियों में बने हुए हैं। अगला टॉपिक है नियोजित बस्ती। यह एक दूसरे टाइप की बस्ती होती है। ये बस्तियां सरकार द्वारा ग्रामवासियों की अधिकृति पर भूमि पर बनाई जाती है। जो ये बस्तियां होती हैं नियोजित, इसे योजना के अनुसार बनाया जाता है सरकार के द्वारा। ऐसी बस्तियों में सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार के आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जितने भी नियोजित बस्तियों में आवश्यकताएं प्रदान की जाती है वह सरकार के द्वारा, जैसे आवास, पानी, बिजली, सीवर एवं सड़कें आदि सब सरकार के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, यानी कि ग्रामीण बस्ती किस टाइप के होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि मकान किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है या बस्तियों के प्रतिरूप होते हैं। गांव की आकृति और आकार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को निम्न भागों में बांटा जाता है, यानी कि ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप कितने होते हैं। तो पहला होता है विन्यास के आधार पर, जिसमें मैदानी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम आते हैं। दूसरा जो होता है वह कार्य के आधार पर होता है, जिसमें कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारा के ग्राम और पशुपालक के ग्राम आते हैं। तीसरा है आकृति के आधार पर। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप एवं आकृति पर्यावरण एवं संस्कृति आदि के द्वारा निर्धारित होती है, और इन वस्तुओं के मुख्य प्रतिरूप कई प्रकार की ज्यामितियों की आकृति होती है जो निम्नलिखित है। पहला है रैखिक प्रतिरूप, दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, तीसरा है वृत्ताकार प्रतिरूप, चौथा है तारे के आकार की प्रतिरूप, पांचवा है टी या वाई या एक्स आकार के प्रतिरूप,
और छठा है दोहरा प्रतिरूप। तो अब हम पहला देखते हैं रैखिक प्रतिरूप। तो ऐसी बस्तियों का विकास जो है सड़कों, नदियों, नहर और रेल लाइनों के किनारे साथ साथ किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं चित्र में रैखिक प्रतिरूप में, और ये जो है सड़क के किनारे है और रेल का पटरी भी गया हुआ है। यह है रैखिक प्रतिरूप जो कि सीधी रेखा में बनाई जाती है। दूसरा जो है वह है आयताकार प्रतिरूप। तो ऐसी बस्तियां का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं चौकपट्टी का प्रतिरूप है, जो कि दो सड़क एक दूसरे को काट रहे हैं तिरछा। तो इस तरह के प्रतिरूपों को बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप। तीसरा है वृत्ताकार प्रतिरूप। तो ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से किसी तालाब, झील या फिर कोई नहर के किनारे बसते हैं। तालाब और झील के किनारे। तो यह वृत्ताकार प्रतिरूप देख सकते हैं, कुछ गोल टाइप का होता है। चौथा है तारक प्रतिरूप। तो कभी कभी सड़क जो मार्ग होते हैं वह विभिन्न दिशाओं में आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, विभिन्न दिशा से आकर। और ऐसे स्थानों पर बसे गांवों में सभी दिशाओं से आने वाली सड़कों के किनारे मकान बने होते हैं और वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ बन जाती है। इसी को तारे की आकार की बस्तियाँ कहा जाता है। और पांचवा प्रतिरूप है टी आकार, वाई आकार या फिर क्रॉस आकार यानी कि एक्स आकार के प्रतिरूप या बस्तियाँ। तो जहाँ तिराहे मिलते हैं यानी कि तीन सड़क, वहाँ पे इस आकार की बस्तियाँ बनते हैं। वहाँ विकसित होती हैं जहाँ तीन प्रकार के रोड मिलकर मिलते हैं। वाई आकार की बस्तियाँ वहाँ विकसित होते हैं जहाँ दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। वह वाई आकार के बस्तियाँ का निर्माण करते हैं। छठा है दोहरा प्रतिरूप। तो नदी पर पुल या फेरी के दोनों तरफ इन बस्तियों का विस्तार होता है। जैसे कि देख सकते हैं इस चित्र में, एक ओर से नदी है और दो ओर से रोड है। और यहाँ पे नीचे कुछ निशान दिए गए हैं जो रेल का चिन्ह होता है, उस तरह सड़क का, नदी का, नहर, कुआं, पुल, मंदिर, गांव, तालाब और पेड़। तो इन सब के निशान दिए गए हैं पहचानने के लिए। अगला टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। तो पहला होता है पेयजल का अभाव यानी कि जल की कमी होती है। दूसरा होता है जलवाहित रोग, जो जल जनित रोग होते हैं वह ज़्यादा होते हैं। तीसरा होता है बाढ़ या सूखा, कभी बाढ़ आ जाएगा तो कभी सूखा पड़ जाएगा। चौथा होता है शौचालय और कचरे की समस्या, शौचालय भी नहीं होता है और कचरे का निपटान का कुछ उपाय भी नहीं होता है। पांचवा होता है मानव और पशु एक साथ होते हैं जिस कारण बीमारियां बढ़ते जाती हैं। छठा होता है परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव होता है, परिवहन की कमी होती है और संचार सेवाओं का जो साधन होते हैं उनकी भी कमी होती है। सातवां स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य भी वहाँ अस्पताल कम पाए जाते हैं और शिक्षा का भी निम्न स्तर होता है। इसके अलावे भी कुछ और समस्याएं हैं। तो विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है और पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। अगला है जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या होती है ग्रामीण बस्तियों में। और दक्षिण एशिया के देश प्रायः बाढ़ एवं सूखे से ग्रसित होते हैं। और सिंचाई की सुविधा का अभाव होने से कृषि कार्य प्रभावित होता है। फिर आगे है कच्ची सड़कें एवं आधुनिक संचार के साधनों का अभाव उनके विकास मार्ग में बाधा डालते हैं। और फिर अगला है विकास ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होता है। जैसे शौच जो है, घर और कूड़ा कचरा निस्तारण और विद्यालयों का अभाव होता है, ये सब कम पाए जाते हैं। और विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत अवसंरचना सदैव उसका भी अभाव पाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है नगरीय बस्ती। तो नगरीय बस्ती वह बस्ती होती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक गतिविधियों से संबंधित होता है। जैसे लंदन नगर को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा गया है, यानी कि विश्व में प्रथम नगरीय बस्ती लंदन है। विश्व में प्रथम नगरीय बस्ती 1810 ईस्वी में लंदन को घोषित किया गया था, जिसकी संख्या 10 लाख थी। 1982 ईस्वी में विश्व में करीब 175 नगर विकसित हुए
जबकि वर्तमान समय में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इस तालिका में देख सकते हैं विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो वर्ष 1800 जब था 1800 ईस्वी, उस समय 3% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। 1850 में 6%, 1900 में 14%, 1950 ईस्वी में 30%, 1982 ईस्वी में 37% और 2001 ईस्वी में 48% और 2017 में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगला टॉपिक है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, यानी कि किस आधार पर नगरीय बस्ती का वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला, जनसंख्या का आकार, यानी कि जनसंख्या के आकार के अनुसार नगरीय बस्ती का वर्गीकरण किया जाता है। तो नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को आधार बनाया है और नगरीय क्षेत्र की श्रेणी के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में जो है वह 1500 है, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति। यानी कि नगरीय बस्ती घोषित करने के लिए इतने जनसंख्या होने चाहिए निम्न देशों में। भारत में जनसंख्या घनत्व जो है सो 400 व्यक्ति है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगरीय बस्ती घोषित किया जा सकता है। जो भारत में 400 व्यक्ति जहाँ पाए जाएंगे उसे ही नगरीय बस्ती घोषित किया जाएगा। दूसरा जो नगरीय बस्ती को आधार माना गया है वह है व्यावसायिक संरचना, यानी कि जनसंख्या के अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्ती का मानदंड माना गया है। इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसकी 50% जनसंख्या उत्पादक जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी होती है और भारत में यह मापदंड 75% है। यानी कि जो इटली है वहाँ पे अगर 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी है, यानी कि द्वितीयक तृतीयक के क्लब में, तो उसे नगरीय बस्ती घोषित किया जाएगा। लेकिन भारत में जो है वह 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी रहेगी, तब उसे नगरीय बस्ती घोषित किया जाएगा, अन्यथा वह ग्रामीण बस्ती के श्रेणी में आएगा। तीसरा है प्रशासन की दृष्टि से। तो कुछ देशों में प्रशासनिक ढांचे को इसका मापदंड माना जाता है नगरीय बस्ती घोषित करने का। भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वहाँ नगरपालिका हो, छावनी हो या फिर अनुसूचित नगर हो। तो अगला टॉपिक है नगरीय बस्तियों की स्थिति। तो जो नगरीय बस्तियों की स्थिति है वह जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है, गृह निर्माण सामग्री पर, कृषि योग्य भूमि पर और व्यापारिक मार्ग के निकट होने पर। अगला टॉपिक है नगरीय क्षेत्रों के कार्य। तो जो नगरीय क्षेत्रों को कई प्रकार के कार्य संपादन करना पड़ता है, जैसे व्यापार, उद्योग, सुरक्षा, धार्मिक महत्व इत्यादि। इसका संपादन करने के लिए जो है सो विकेंद्रीकरण का सहारा लिया जाता है। नगर को कई अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, जैसे कि शेफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को पत्तन नगर और चंडीगढ़ को प्रशासनिक नगर में बांटा गया है। तो हम नगरीय बस्ती के कार्य में देखते हैं पहला, प्रशासनिक नगर। तो प्रशासनिक नगर उसे कहा जाता है जहाँ से कई विभागों का कार्य संपादन होता है तथा उनका कार्यालय अवस्थित होता है, जैसे दिल्ली, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया में, आदिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है तथा लंदन। दूसरा है व्यापारिक और व्यावसायिक नगर। तो इसमें कृषि बाजार, कस्बे जैसे विनिर्वेग एवं कंसास नगर, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर जैसे कि फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद और आगरा को शामिल किया जाता है व्यापारिक और व्यावसायिक नगर में। तीसरा है सांस्कृतिक नगर। तो इसमें जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, बनारस इत्यादि सांस्कृतिक नगर हैं। और इसके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, जिसे मियामी और पणजी है, वहाँ पे मनोरंजन किए जाते हैं। चौथा है औद्योगिक नगर, जिसमें पिट्सबर्ग जो यूएसए में है और जमशेदपुर जो भारत में है, इसे शामिल किया जाता है। खनन नगर में जहाँ खनन कार्य किए जाते हैं उसे शामिल किया जाता है, जैसे कि ब्रोकन हिल और धनबाद जो झारखंड का है। छठा है परिवहन नगर, जिसमें सिंगापुर और मुगल सराय को शामिल किया जाता है।
अगला टॉपिक है आकार, उपलब्ध सुविधा व उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। तो एक नगरीय बस्ती जो है वह रैखिक, वर्गाकार, तारा के आकार का या अर्धचंद्राकार हो सकती है। वास्तव में किसी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन है, जैसे अदिस अबाबा, कैनबरा। इसमें नगर आते हैं तो नगर जो है वह निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार व व्यावसायिक सेवाओं के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। शहर जो है किसे कहेंगे, तो प्रमुख वित्तीय संस्था, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय व यातायात के केंद्र होते हैं, उसे शहर कहा जाता है। मिलियन सिटी किसे कहेंगे, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर मिलियन सिटी कहा जाता है और 1990 तक 80 मिलियन सिटी थे। अगला है सन नगर। तो सन नगर जो होते हैं वह अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र सन नगर कहलाता है, जैसे ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, बृहद मुंबई आदि। और जो सन नगर है वह इस शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किए थे। सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पैट्रिक गिडिज ने 1915 ईस्वी में। अगला है विश्व नगरी। तो यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है, यानी कि विभिन्न सन नगर मिलकर एक विश्व नगरी का निर्माण करते हैं। ओस्टन व वाशिंगटन इसके अच्छे उदाहरण हैं विश्व नगरी के। अगला है मिलियन सिटी। तो 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन सिटी कहलाते हैं और 1800 ईस्वी में लंदन सबसे पहला मिलियन सिटी बना था और विश्व में 438 मिलियन सिटी हैं वर्तमान में। अगला टॉपिक है हमारा नगरीय बस्तियों की प्रमुख 4 समस्याएं, यानी कि नगरीय बस्ती की समस्याएं। तो पहला है विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित होते हैं। तो विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं, अतः शहरों में लगातार प्रवास, अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। और विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, बहुमंजिले मकान, गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख समस्याएं हैं। दूसरा है आर्थिक समस्या नगरीय बस्ती की। तो विश्व के विकासशील देशों में ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है और नगरों में बड़ी संख्या में प्रवासी जनसंख्या के कारण अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का जमावड़ा हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है, यानी कि अधिक होती है और बढ़ रहे हैं। तीसरा नगरीय बस्ती की समस्या है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। तो उपलब्ध शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर होती हैं और रोजगार की कमी और शिक्षा का अभाव अपराधों की वृद्धि दर को और अधिक बदतर कर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण नगरों में लिंग अनुपात प्रतिकूल होता जा रहा है। चौथा नगरीय बस्ती की समस्या है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। तो विकासशील देशों में नगरों की विशाल जनसंख्या भारी मात्रा में जल का उपयोग करती है और परिणाम स्वरूप इसमें असाधारण कमी होती जा रही है। पीने के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए नगरों में जल की भारी कमी है और घरों और उद्योगों में पारंपरिक ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण बढ़ रहे हैं। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों को उष्ण द्वीपों में परिवर्तित कर रहे हैं। अगला टॉपिक है विकासशील देशों में मानव बस्ती की समस्या। तो जो होते हैं विकासशील देशों में मानव बस्ती की समस्या, उसमें छोटे आवास, पीने योग्य शुद्ध जल की अनुपस्थिति, संकरी गलियाँ यानी कि पतली गलियाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आदि प्रमुख नगरीय बस्ती की, विकासशील जो देश है वहाँ की बस्ती की समस्या होती है।